नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, जैसा कि आप सभी हमारे इन सेशंस में एक लाइन सुनते आए हैं और वो लाइन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता और कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं होता। ऐसे में भारत की राजनीति में भी ये बात कहीं ना कहीं सही बैठती है कि कोई भी पार्टी किसी के साथ भी किसी तरह के सियासी समीकरणों में हो सकती है। हो सकता है कि पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हो जाए और वो वहां पर कश्मीर के अंदर शासन करे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का गठबंधन हो जाए। क्या ये हो चुका है? उमर अब्दुल्ला की पार्टी और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो चुका है। आज के सेशन में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या ये गठबंधन हुआ, हमें नहीं बताया गया? क्या ये बैकग्राउंड में ही सब चलता रहा? और अगर ये बैकग्राउंड में चला तो फिर ऐसे में इंडिया ब्लॉक को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथी पार्टी के द्वारा इस तरह की गठबंधन करने की राजनीति, 370 पर कुछ ना बोलने की राजनीति कितना ज्यादा विपक्ष को नुकसान पहुंचाएगी। आज का सेशन इसी विषय के ऊपर है। सियासत बदल रही है। भारत के अंदर राजनीति में जितने सारे राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से प्रमुख रूप से एक तरफ बीजेपी के द्वारा लेड किया जाने वाला एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के द्वारा लेड किया जाने वाला इंडिया ब्लॉक है। और ऐसे में इंडिया ब्लॉक के एक प्रमुख सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला वर्ष 2014 में अपने मोदी विरोधी बयानों के लिए काफी चर्चा में रहे थे। इन्होंने साफ साफ उस समय भी कहा था, जब 2014 में बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे में कह रही थी कि यदि हम लोग इलेक्शन जीत कर आते हैं तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे। उमर अब्दुल्ला के उस समय जो तल्खी भरे बयान होते थे, उन बयानों से साफ साफ झलकता था कि मोदी के साथ ये बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं करेंगे। उनके इन्हीं बयानों को हेडलाइंस में जगह मिलती थी और उनका कहना होता था कि हम उनके किसी भी तरीके से 370 पर विमर्श के लिए तैयार नहीं है और 370 हटाने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। लेकिन अभी सोमवार के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में थे और सोनमर्ग के अंदर जैड मोड टनल का उद्घाटन कर रहे थे, उस समय पर उमर अब्दुल्ला जो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक सहयोगी दल के द्वारा की जा रही तारीफ ज्यादा लग रही थी, विपक्षी दल के मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही तारीफ कम लग रही थी। ऐसे में बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे और वो सवाल ये थे कि उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री के साथ में जिस तरह की बातचीत रख रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस तरह की जुगलबंदी साझा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिए हैं। यही कारण है कि इनके बयानों को ट्विटर पर खूब जगह मिली। उनमें से जो प्रमुख रूप से बयान निकलकर आए, उनमें पहला था कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के बयानों में था कि इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में चुनाव एकदम फेयर करवाए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और होम मिनिस्ट्री और एडमिन ऑफिसर्स बढ़िया काम चला रहे हैं। ये सब बयान मायने क्यों रखते हैं? असल मायने में इस समय जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा बार बार ईवीएम में गड़बड़ की बातें उठाई जाती रही हैं और जब ईवीएम में गड़बड़ की बातें उठाई जाती रही हैं और उस समय पर इनका यह बयान देना कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन एकदम फेयर इलेक्शन थे, ये अपने ही सहयोगी दलों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उमर अब्दुल्ला के द्वारा पीएम मोदी से यह कहना कि आप अपने द्वारा दिए गए वचनों को निभाते हो, हम इसके लिए आपका सम्मान करते हैं, यह बात कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि आपने इन्हें स्वीकार कर लिया है कि आपने कहा था कि इलेक्शन होंगे, आपने इलेक्शन करवाए। आपने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, ईवीएम में हैक जैसी कोई बात निकल कर ही नहीं आई। तो क्या इसको यह समझा जाए कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के सहयोग से भले ही सरकार चला रहे हों, लेकिन वो पीएम मोदी के साथ टाई अप कर चुके हैं? तो इनकी क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसके चलते ये पीएम मोदी के साथ सहयोग कर लिए हैं या फिर इंडिया ब्लॉक छोड़ दिए हैं? आज के सेशन में इन सारी बातों पर विमर्श होगा और जब विमर्श होगा तो यहां से यह निकलकर जरूर आएगा कि बीजेपी यहां पर इन्हें
किस तरह से अपने साथ ला पाई, और क्यों नहीं इसे खुलेआम पब्लिक किया जाता कि आप हमारे साथ हो या हमारे सहयोगी हो। इसीलिए आज की हेडलाइन है कि क्या जम्मू कश्मीर में सियासत बदल रही है, और इन दोनों के बैकग्राउंड गठबंधन का पूरा विश्लेषण क्या है उसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिस घटना ने पूरे भारतवर्ष में कल के दिन सुर्खियां बटोरी थी। सुर्खियां इस बात की कि भारत के कश्मीर में सोनमर्ग के लिए एक जेड मोड टनल का उद्घाटन किया गया। यह लगभग 2700 करोड़ रुपए में बनी टनल है, जिसके चलते श्रीनगर से कारगिल को कनेक्ट करने वाली जो सड़क है उसमें सोनमर्ग तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनकर आएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 1 पर 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन किया गया, और इस उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सभी इस सोनमर्ग टनल पर उपस्थित थे। आप में से जो साथी कश्मीर घूमने कभी गए हैं तो वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के साथ साथ गुलमर्ग प्रमुखता से घूमने जाते हैं, और सोनमर्ग लगभग 6 महीने तक कनेक्टिविटी से दूर रहता है। सर्दी के टाइम में यहां पर बर्फ जो पड़ती है, जो कि आपको टनल के बाहर दिख भी रही है, उसके चलते रास्ते अक्सर अवरुद्ध हो जाते हैं और यहां पर टूरिस्ट पहुंच नहीं पाता। हालांकि गुलमर्ग से ज्यादा बर्फ यहां पड़ती है, ऐसे में टूरिस्ट चाहता तो है कि यहां जाए, लेकिन बर्फ के रास्ते अवरुद्ध होने से चलते टूरिस्ट यहां पहुंच नहीं पाता। अक्सर यहां पर मेरा जाना जब भी मैं गया हूं हो नहीं पाया, क्योंकि यहां टूरिज्म अवरुद्ध हो चुका था सर्दियों के टाइम पर। लेकिन इस तरह की जब टनल्स बन जाएंगी, जो कि अब यानी कि सर्दियों के समय पर प्रॉपर जनवरी की सर्दियों में इसका उद्घाटन हुआ है, तो इसका अर्थ यह सिंबॉलिक है कि सर्दियों में आप इस टनल का उपयोग करके बर्फ के भीतर होते हुए, पहाड़ों के नीचे से होते हुए सोनमर्ग तक पहुंच पाएंगे। तो एक तरह से 12 महीने के लिए सोनमर्ग को टूरिज्म मिलेगा, और टूरिज्म इटसेल्फ जम्मू कश्मीर के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर देता है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, और उस इनॉग्रेशन की जो तस्वीरें हैं वो इस समय पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस इनॉग्रेशन से पहले वाले दिन क्या हुआ, उमर अब्दुल्ला जी ने इस जगह का सर्वे किया, और उस सर्वे को करके उन्होंने प्रधानमंत्री के आने का जायजा लिया कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उससे पहले एक बार जाकर चेक तो कर लिया जाए कि यहां की स्थितियां सही हैं या फिर कुछ और सुधार किया जा सकता है। उन्होंने बाकायदा तस्वीरें ऊपर से लेकर, एरियल व्यू से तस्वीरें लेकर पोस्ट की और प्रधानमंत्री को टैग किया। प्रधानमंत्री को टैग किया तो इन दोनों के बीच का जो भाव बना, उसमें प्रधानमंत्री रिप्लाई करते हुए इनसे बोले कि भैया तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही हैं और हमारे इस काम से आने वाले समय में लोगों को बड़ा लाभ होगा। इनके बीच बनती इस केमिस्ट्री से कुछ लोग इस प्रकार से भी आहत हो सकते हैं कि सर इसमें फर्क क्या है, वो एक मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से इस तरह की वार्ता कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। निश्चित ही देश में इस तरह का ही सद्भाव होना चाहिए, लेकिन देश की जो दलगत राजनीति है उसके चलते केंद्र और राज्य के संबंधों में आती हुई तल्खियां कई बार देश की आबादी को परेशान ही करती है। समटाइम्स हम देखते हैं कि कई बार राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र के खिलाफ बयान देकर के टीआरपी बटोर रहे होते हैं या फिर अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे होते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री के बीच बनती इस जुगलबंदी ने कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के अंदर एक अस्थिरता का भाव ला दिया होगा। तस्वीरें आई, वीडियोस निकल कर आए, जिनसे यह सब समझ में आने लगा कि यह टनल बहुत ही जबरदस्त चीज बनाई गई है और ऐसी जगह पर बनाई गई है जिससे कि भारतीय सेना को आने वाले समय में बड़ा लाभ होगा। तो आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी खास टनल है और किस खास जगह बनाई गई है। अगर मैं इसे मैप पर समझाने की बात करूं तो जम्मू कश्मीर को आप देखें तो उसमें जम्मू कश्मीर में राजधानी श्रीनगर से अगर कारगिल जाना हो तो वाया सोनमर्ग जाने का जो रास्ता है, उसमें से गंदरबल से लेकर के आप जब द्रास की तरफ जा रहे होते हैं तो उस बीच में ही रास्ते के अंदर ये जेड की आकृति की एक स्थान दिखाई देता है, जिसे मैं और ज्यादा अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जेड आकृति का जो स्थान है, इसी जेड आकृति के स्थान पर एक टनल बनाई गई है और ये टनल बनकर के 12 किलोमीटर की दूरी को 6.5 किलोमीटर कर रही है। इसमें से लगभग 1000 वाहन निकल सकें प्रतिदिन इसकी व्यवस्था की गई है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें से
से वाहन क्रॉस हो जाएं। एडवांस सुरक्षा व्यवस्था बकायदा वहां से एक और सर्विस लेन भी टनल के रूप में बनाई गई है। मतलब इस तरह से बनाई गई है कि अगर पहाड़ दरक जाएं या फिर कभी तेज बर्फ का एवलांज आ जाए, उससे भी इस टनल पर असर ना पड़े, इतनी उन्नत किस्म से इस टनल को विकसित किया गया है। 12 साल में जाकर यह टनल का काम पूरा हुआ है। अगस्त 2023 में ही कंप्लीट कार्य हो जाना था, लेकिन चुनावों, कोरोना के चलते और फिर बाद में लोकसभा इलेक्शन के चलते यह डिले होते होते 2025 की शुरुआत में इनॉग्रेट हुआ है। यही वो टनल है जिसके मुख पर हाल ही में एक आतंकी दुर्घटना हुई थी। इस टनल को NATM यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है, जिसमें मलबे को साथ ही साथ बाहर निकालकर दीवारों को चिनते हुए चले आते हैं, जिससे कि पहाड़ के दरकने की संभावना ना रहे। 2028 तक पहुंचते पहुंचते यह टनल एशिया की सबसे लंबी टनल कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इसी के आगे सोनमर्ग की टनल जो बन रही है वो 12 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के अंदर काउंट होगी। हाल ही में अटल टनल सबसे बड़ी टनल के रूप में काउंट की जा रही है। हाल ही में जोजिला टनल जेड टनल से आगे बन रही है। ये दोनों मिलने के बाद में लद्दाख तक की जो कनेक्टिविटी है उसे बहुत, कारगिल लद्दाख की जो कनेक्टिविटी है उसे बहुत फास्ट कर देंगे। अभी के लिए जो लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली जो टनल है मनाली को, वो टनल, अटल टनल, फिलहाल एशिया की सबसे बड़ी टनल कंसीडर की जाती है। एनीवे, तो इस टनल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे। आपको याद होगा कि इलेक्शंस से पहले भी प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर गए थे, तब उन्होंने यहां पर अनाउंसमेंट किया था कि यहां जल्दी ही इलेक्शन होंगे और अमित शाह जी के भी काफी बयान वायरल हैं, जिसमें वो कहते हुए पाए गए हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से राज्य बनेगा। ये बहुत पहले से बीजेपी अपने अनाउंसमेंट में, इवन इलेक्शन जो विधानसभा के थे उनमें भी बार बार कह रही थी। तो स्टेट हुड तो वापस मिलेगा ही मिलेगा। इलेक्शन यहां पर करा दिए गए हैं, इलेक्शन के साथ साथ यहां मुख्यमंत्री बैठ भी गए हैं एज एन यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट हुड की डिमांड को ही अब नेशनल कॉन्फ्रेंस दोहराकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ही बयान दोहरा रही है। ये बार बार इनसे 370 के स्थान पर स्टेट हुड की ही बात कर रही है। इंटरेस्टिंग यह है कि प्रधानमंत्री की प्रेजेंस में उमर अब्दुल्ला ने एक भी बार 370 का जिक्र नहीं किया, जिसके चलते पीडीपी उन्हें खींच रही है, कह रही है कि यह क्या हो गया जनाब, आप 370 का नाम लेकर के तो इलेक्शन लड़े थे कि जम्मू कश्मीर से कोई 370 ले नहीं सकता। 370 आज पूरी तरह हट चुका है। उसके बाद प्रधानमंत्री का मंच साझा आप कर रहे हैं और उनकी तारीफ में आप कसीदे कसते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के काफी सारे यहां पर बयान निकल कर आए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उमर अब्दुल्ला ने उनकी प्रेजेंस में एक भी शब्द 370 पर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जम्मू कश्मीर को आप जल्द ही राज्य का दर्जा दिलवाइए। तो यह तो वही बात हो गई जो उन्होंने इलेक्शन से पहले कही थी। तो प्रधानमंत्री इसमें अपनी सहमति जताते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई, सत्ता के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं आई। सत्ता के दुरुपयोग का मतलब, जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन हुए थे उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि केंद्र के प्रतिनिधि हैं, तो केंद्र बीजेपी, वो चाहती तो इलेक्शन में गड़बड़ करा सकती थी, बोले ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। ये लाइन बोल करके इन्होंने अपने ही साथी सहयोगी गठबंधन में जो कांग्रेस है उसको छेड़ दिया, क्योंकि वो तो कह रही थी कि ईवीएम के साथ गड़बड़ हुई है। साथ ही साथ इसका श्रेय भी उन्होंने पीएम मोदी को दे दिया। आपके सहयोगियों और भारत के चुनाव आयोग को हमने ये धन्यवाद दिया है। दिल से कहता हूं कि बहुत जल्दी आप राज्य का दर्जा बहाल कर अपना वादा निभाएंगे।